द कहानीबाज। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। अब तक आप सुन रहे हैं टोपाज। आज ये टोपाज की 7वीं कड़ी होने वाली है। चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है। केशव की डायरी में कुछ हिस्से लाल पेन से लिखे हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि लाल पेन से स्कूल के टीचर लिखते हैं। लाल पेन से नीले पेन का कुछ भी लिखा हुआ काटा जा सकता है क्योंकि लाल पेन से कही हुई बात वजनदार होती है, या फिर ऐसा सिर्फ इसलिए भी हो सकता है कि उस समय उसके पास नीली स्याही का पेन नहीं रहा होगा। वजह जो भी हो, फिलहाल लाल पेन कुछ ऐसा कहता है। गुड्डू अजीब था साला। He was one of the purest souls I have ever met, and I don't think that I would ever meet a soul as pure as his. इस उम्र में छोटे बच्चों की कहानियों की किताबें कौन पढ़ता है? लूडो, सांप सीढ़ी कौन खेलता है साला? घर में सफाई करने वाले जमादार से भी वो उतने ही प्यार से बात करता था जितना कि हमसे। उसके बिलीफ अभी भी वैसे थे जैसे हमारे बचपन में होते थे। मेरे सारे सिनिसिज्म का उसके पास कोई जवाब तो नहीं होता था, लेकिन बदले में एक सवाल जरूर होता था, एक भोला सा सवाल। साला कभी कभी ऐसी बात कह देता था कि बचपन में आज तक की पढ़ी हुई 1000 किताबों के ज्ञान पर तरस आने लगता था। ज्ञान से आनंद होना चाहिए, दुख नहीं। सच ही तो है। पता नहीं, या तो साला गुड्डू ही सही था या फिर वो किताबें। लेकिन एक बात तो सच थी, गुड्डू खुश रहता था क्योंकि वो मेहनत करना जानता था। गुड्डू डरपोक नहीं था। गुड्डू हमारे जैसा भी नहीं था कि जरा सी छींक आ गई तो लगे हाँ हाँ करने। गुड्डू एक स्टफ्ड टॉय नहीं था। गुड्डू एक टेडी बियर नहीं था। गुड्डू में शायद ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से वो आपको खास लग सके, और उसकी खास बात भी यही कि वो खास नहीं बल्कि एक आम आदमी था, एकदम साधारण आदमी। इतना साधारण इंसान जिसकी प्रजाति की असेंबली लाइन भगवान ने लगभग बंद ही कर दी थी। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उसे ज़मीन पर गिरा दूं और चढ़कर उसकी छाती पर बैठ जाऊं और फिर पूछूं उससे कि अबे साले, ऐसा क्या है तुझ में जो तुझे परेशान नहीं होने देता? ऐसा कौन सा सोना चांदी चमनप्राश खाता है कि तेरी फटती नहीं है? साले तू क्या पिछवाड़े में एमसील लगाकर घूमता है? जब हम यहाँ आए थे तो हम भी गुड्डू जैसे थे। छाती उमंग से फूली नहीं समाती थी, जैसे कि छाती के गुब्बारे में किसी ने तबीयत से फूंक मार के हवा भर दी हो। लेकिन जैसे जैसे कमाने खाने के चक्कर में फंसते गए, हर छोटी बित्ते भर की कौड़ी भर की चीज से हमारी फटनी शुरू हो गई। आश्चर्य होता है हमको कि ये गुड्डू ऐसी कौन सी प्रजाति का है जो इसकी फटती नहीं है, ना पड़ोस के लोगों से, ना समाज से, और ना अपनी खुद की लादी गई उम्मीदों से। अब तो हमको बस इसी बात का डर है कि वो साला हमको बदल ना डाले, सुधार ना डाले। केशव का डर सही निकला। वो बदला तो नहीं, लेकिन बदलने की कोशिश जरूर करने लगा। बदलने की कोशिश करना बदलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पहली बार ऐसा हुआ था जब केशव ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि अब वो मेरे लिए कोई किताब नहीं लिखेगा। मेरे लिए क्या बल्कि किसी के लिए कोई किताब नहीं लिखेगा। उसका नया फितूर था खुद के लिए लिखना। खुद के लिए लिखना।
मैंने केशव को समझाया था कि यह फितूर उसे कहीं नहीं ले जाएगा, कम से कम वहाँ तक तो बिल्कुल नहीं जहाँ वो जाना चाहता है। खैर, मुझे पता था कि केशव अब मेरे लिए नहीं लिखेगा। केशव मेरे लिए दोबारा लिखने की बात कभी सोचता भी नहीं। अगर गांव में गुड्डू की जमीन बिकने न वाली होती, इस वाकये ने केशव को वापस जमीन पर लाकर पटक दिया। थैंक गॉड। उस दिन मैं और केशव साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। आज गुड्डू उस तरह से कमरे में बिल्कुल नहीं आया जैसे आया करता था। गुड्डू परेशान था और गुड्डू के परेशान होने का मतलब था कि बहुत कुछ गड़बड़ था। मुझे याद है जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, तब मैं केशव के साथ ही बैठा था। उस दफे भी उसने इतने स्वाभाविक अंदाज में हंसते हुए कहा था कि नौकरी चली गई तो क्या हुआ, मिल जाएगी, नौकरी ही तो है। तब केशव चिढ़ा भी था क्योंकि उसके हिसाब से गुड्डू इसलिए फैंटम बन रहा था क्योंकि उसका ठौर ठिकाना और दाल रोटी केशव के घर फिक्स हो चुका था। लेकिन आज गुड्डू सच में उलझा हुआ था। गुड्डू के पूछने पर वो बस इतना ही बोला, हमारे गांव पर घर की जमीन बिकने वाली है और हमें जाना होगा। केशव कुछ भी कहता तो गुड्डू का यही जवाब होता, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें घर जाना है। केशव ने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे उसने उसका कॉलर छोड़ दिया तो वो बस अभी घर चला जाएगा। और केशव उसे किसी भी हालत में घर वापस नहीं जाने देना चाहता था। उसने चीखते हुए कहा, अरे रट्ठी लगा लिए, गांव वापस जाना है, गांव वापस जाना है। जेब में इतना बड़ा छेद लेकर गांव जाकर करिएगा भी क्या? जाना है तो जेब में पैसा लेकर जाइएगा, नहीं तो जमीन भी बिक जाएगा और वहां लगे हाथ मंडी में आपको भी चढ़वा दिया जाएगा। कहिए अम्मा से कि आप कुछ जुगाड़ कर लेंगे। इत्मीनान रखिए, हम मदद करेंगे आपकी। आपके वहां पहुंचने से पहले तसल्ली पहुंच सकती है। वहां फोन लगाइए और कहिए कि आप पैसे भेज रहे हैं। गुड्डू को पकड़कर केशव बोलते बोलते एकदम हाँफ रहा था, जैसे एक अस्थमा का मरीज अपने इनहेलर को जकड़कर बैठा हो और कोई उससे उसका इनहेलर छीन ले जा रहा हो। मुझे कभी समझ नहीं आया कि गुड्डू के लिए केशव के पागलपन की क्या वजह थी। वैसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसका आखिरी सिपाही भी ढहने वाला हो। खैर, गुड्डू रुक गया। केशव ने चैन की सांस ली। चीजें जितनी जल्द सुधरी थीं, उतनी ही जल्दीबाजी में बिगड़ती दिख रही थी।